नमस्कार, डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने लेखक, कवि और पत्रकार जो कि लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में और ख़ासकर बिहार की राजनीति में जिनकी बड़ी दखल रही है, रामजी राय हमारे साथ हैं। समकालीन जनमत के संपादक रहे हैं, संस्थापकों में से रहे हैं और भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आंदोलन है, ख़ास तौर से एमएल का, माले का, उससे बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं रामजी भाई। और इन दिनों जो बिहार का चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में रामजी भाई अपने पार्टी की जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में जगह जगह एक वोट लोगों को अपने साथ जोड़ने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है उसको बदलने की क्यों ज़रूरत है। रामजी भाई, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। तो आप तो इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं रामजी राय साहब, और समकालीन जनमत जैसी अद्भुत पत्रिका जो कितने लंबे समय से आप निकाल भी रहे हैं और उसका पूरा का पूरा जो संपादन है और उसमें जो कंटेंट है उसको देखने के साथ साथ आप राजनीतिक तौर पर भी बिहार की नस नस से वाकिफ़ हैं। ऐसी स्थिति में इस चुनाव को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ये चुनाव न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। अगर मान लीजिए कि एनडीए जीतता है जी, तो जो दुर्दशा देश की हो रही है वो दुर्दशा और ज्यादा तेज गति से बढ़ जाएगी। और अगर इंडिया महागठबंधन जीतता है तो एक दूसरी नई राजनीति शुरू होगी जिसमें लोकतंत्र और संविधान को बचाने और लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर जितने तमाम, यहां तक कि भौतिक जीवन में भी एक नई शुरुआत करने की दिशा पकड़ेगी राजनीति। इसलिए यह चुनाव इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि बिहार के जरिए पूरे देश के लिए एक नई राजनीति का वाहक बनेगा। जी, लेकिन रामजी भाई, गठबंधन की राजनीति आज से नहीं चल रही है, देश में लंबे समय से चल रही है और जो मौजूदा दौर में दोनों ही तरफ जो सरकारें हैं वो गठबंधन की सरकारें हैं और उसके अपने जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो रहे हैं। बावजूद इसके पिछले जो 20 सालों का शासन ये नीतीश सरकार का रहा है, उस दौर में बिहार कहां से कहां पहुंचा और क्यों उनके खिलाफ एक नेगेटिव फैक्टर अचानक से इतनी तेजी से उभर करके सामने आया? देखिए, 20 सालों के भीतर जो कुछ भी डेवलप हुआ, जिसको कुछ लोग सड़कों और ओवरब्रिजों और तमाम चीजों से नापते हैं जी, दरअसल उसके जरिए, लेकिन आप देखिए कि बिहार की गरीबी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। 6,000 रुपए के भीतर जो है लोग जीवन यापन कर रहे हैं बिहार में, और उनके ही जांच के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं जी। दूसरी बात की बेरोजगारी तो चरम पर है। ये शायद देश में सर्वाधिक बेरोजगार प्रदेश कोई है तो वो बिहार है। और हाल के दिनों में तो आप देखिएगा तो इसमें अपराध की भी कोटियां लांघ दी हैं। इतना ज्यादा हत्याएं हुई हैं इस बीच बिहार में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस चुनाव के दौरान में भी जी, आरा के तरारी में जो हमारे साथी एक चुनाव लड़ रहे हैं उन पर गोली चलाई गई। वो सौभाग्य था कि बच गए। और मोकामा में आप देख ही रहे हैं जी जी जी, कि बीच चुनाव जी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं इस बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर जाकर के एक जेडीयू के आदमी हैं, लल्लन सिंह, नेता हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में, वो कह रहे हैं कि घर से निकलने नहीं देंगे। धमकी जरा देखिए। और सबको अनंत सिंह बनकर के चुनाव लड़ना चाहिए। ये किस बिहार की तस्वीर पेश करता है? ये सुशासन है कि बुरी तरह कुशासन हो गया है? लेकिन जिस तरह से
भाजपा के लोग या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों या नड्डा हों या योगी हों, जो लोग भी प्रचार में जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल 25 साल पुरानी बात करके लोगों को डराने की जो कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनके भाषण में मुद्दों की जगह पर सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की बात जो की जा रही है, तो क्या वो आम लोगों के बीच में ये जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि जो मौजूदा घटनाएं हैं उसमें यानी आज का जो जंगल राज है उसको स्टैब्लिश करने में महागठबंधन के नेता उनको काउंटर करने में कामयाब हो पा रहे हैं? बिल्कुल इसका असर पड़ा है। मोकामा की घटना ने इनके इस नैरेटिव को जो हमेशा से रटते चले आ रहे हैं, आज भी नीतीश जी भी मैंने सुना रट रहे हैं इसी को कि 2005 से पहले क्या था आप लोग याद रखिएगा। लेकिन 2005 के बाद जन्मी हुई पीढ़ी जो है वो कह रही है कि 2005 के बाद भी बिहार की क्या दशा है, इसको आपको भी याद दिला रहे हैं हम लोग। और इतनी बड़ी बेरोजगारी आपने प्रदेश में पैदा की और इतनी ज्यादा गरीबी, इसका कौन जवाबदेह होगा? उसको तो जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। और मोकामा ने तो साबित कर दिया कि हम लोग तो जानते नहीं थे कि क्या था तब जंगल राज में, लेकिन अभी क्या है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग तो जंगल राज का दूसरा नमूना भी देखे हैं ना। जी 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 जी। इन अर्थों में सबसे ज्यादा तो हमले सीपीआईएमएल पर हुए। तो वो जंगल राज के दूसरे जो पहलू थे सामंतों के, जमींदारों के, जिनसे लड़ते हुए सीपीआईएमएल आगे बढ़ी, उसको तो इस बात का पता है कि अब वो पुनः उस राज को लौटाने के लिए, जब मैं कह रहा था कि अगर एनडीए जीती तो कौन सा राज आएगा, वो पुराना। और देश भी जानता है कि इस बात में जो बढ़ोतरी होगी तो मनवाद ही आएगा, वही ठिकाना आएगा अपने नए रूप में। इसलिए जंगल राज की थ्योरी बहुत नए पीढ़ी को रास नहीं आ रही है। उसको लग रहा है कि हमारे सामने जो समस्याएं मौजूद हैं, यहां तक कि हमने तो सुना जगह जगह 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया है, उस पर महिलाएं कह रही हैं कि इस 10,000 रुपए में तो एक ठीक ठिकाने की बकरी भी खरीदना मुश्किल है। व्यवसाय की तो बात ही छोड़िए, और दूसरे कि हमारे बच्चों का क्या होगा इस 10,000 रुपए से। उनके लिए कुछ करेंगे कभी कि नहीं, और जब नहीं करेंगे तो इसे बदलना जरूरी। जी जी जी। और आप इस बार सीपीआईएमएल के शायद 20 कैंडिडेट मैदान में है ना? पिछली बार 19 थे। तो कौन कौन सा आपको क्या लगता है कि इस बार क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, इस बार तो हम लोगों को लगता है कि अच्छी मात्रा में ही सीटें हम लोग फिर हासिल करेंगे, और स्ट्राइक रेट भी हम लोगों का वही रहना चाहिए, वो रहेगा। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी जगहों से ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि भाकपा माले जम करके चुनाव लड़ रहा है। जो गठबंधन को शुरू करने में भी एक तरह की उसने भूमिका निभाई और उसे आगे भी ले जाने में अपनी भूमिका निभाई जिसने, वो इस लड़ाई को भी बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और उसे निश्चित ही अच्छी सफलता मिलेगी। और ये तो हुई सीपीआईएमएल की बात, लेकिन आज जिस तरह से चुनाव प्रचार थमा है पहले दौर का, अब दूसरे दौर की जो बारी है, तो क्या लगता है कि इस दौरान या जो मतदान के दौरान जिस तरह की बातें यहाँ वोट चोरी को लेकर होती रही हैं और लंबे समय से बीजेपी का जो अभी तक का कैरेक्टर देखने को मिला है तमाम स्टेट्स में, बिहार में भी ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तो उससे काउंटर करने के लिए महागठबंधन की क्या तैयारी है? देखिए, लोगों में जब उभार आ जाएगा ना तो उसको काउंटर कर लेंगे लोग। लेकिन अब आप तो जानते ही हैं, मुहावरा है जी कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हेरा फेरी से लेकिन नहीं जाता जी। तो हेरा फेरी की संभावना लोगों के दिमाग में है और लोग इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे रोक दिया जाए। हाँ, क्योंकि तो पूरी मशीनरी हर बार होती है और पूरा गुंडा राज का एक जो आतंक उन्होंने मचा रखा है वो तो साफ साफ कई जगहों पे नज़र ही आ रहा है।
ऐसे ऐसे में उनको काउंटर करने की जो रणनीति होनी चाहिए, वो क्या बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने से लेकर के मतदान केंद्रों से तक और जहाँ पे चुनाव की गिनती होती है मतपत्रों की, वहाँ तक की पूरी जो व्यवस्था है, उससे आपको लगता है कि इस बार महागठबंधन उसके लिए पूरी तरह तैयार है? इसके लिए महागठबंधन पूरी तरह तैयार है, जनता भी पूरी तरह। बात होती है लोगों के बीच में कि इस बार बूथ को भी निरापद नहीं छोड़ा जाएगा और स्ट्रांग रूम तक पहुंचा जाएगा और गिनती के समय में भी मौजूद रहा जाएगा। तो जितनी भी उसकी संभव तैयारी हो सकती है, उसके लिए लोगों के बीच में चर्चा है। पार्टियों के बीच में तो है ही है, लेकिन लोगों के बीच में भी चर्चा है। आने वाले वक्त में हिंसा की जो संभावना या आशंका है, वो आपको लगता है कि क्या आने वाले वक्त में हिंसा की स्थितियां और नजर आ सकती हैं? संभव है, जिस तरह की स्थितियां ये लोग गुजार रहे हैं उसमें तो ये संभव लगता है। आप तो अब बताइए, हम लोगों के कार्यालय पर आज जो है भोरे में, जहां पर मैं मुख्य रूप से देख रहा हूं जी 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 चुनाव को और चुनाव संचालन को, वहां हमारे पार्टी दफ्तर में छापा डाला गया। लोग जानते हैं कि चंदे के बल पर 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 रुपया लेकर के, बहुत गलत ढंग से, तो ये आतंक पैदा करने की कोशिश तो हो रही है। घबराए हुए लोगों द्वारा ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। हर बार ऐसा होता रहा है कि आप चूंकि जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में भी रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आप संस्कृति कर्मी, लेखक तो आप हैं ही, कवि भी हैं। आपको क्या लगता है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ जो हमारे जो सांस्कृतिक संगठन हैं, जो हमारे इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका है, अभी तक क्या नज़र आ रही है जगह जगह? आपको क्या लगता है? अब सांस्कृतिक संगठन के लोग देखिए, इस चुनाव के दौरान तो चुनाव प्रचार में भी हैं। खासतौर से मैं अपने जन संस्कृति मंच को कहूं तो, और लोगों के भी लेफ्ट के मैं देख रहा हूं कि वो हैं, गीत लेकर के, डफली लेकर के, कहीं कहीं भाषण देने के भी रूप में, विभिन्न रूपों में है, लिख भी रहे हैं लोग उनके समर्थन में। इन सारी चीजों पर जगह जगह लिख भी रहे हैं, फेसबुक से लेकर के, व्हाट्सएप के जरिए प्रचार करने से लेके। तो मैं समझता हूं कि अभी तो तत्काल में तो यही एक जरूरत है। इसके अलावा एक जरूर बड़ी बात है कि सांस्कृतिक संगठन द्वारा कोई सांस्कृतिक आंदोलन नए परिवर्तन का आगे खड़ा होगा, ये संभावना, ये आशा, ये उम्मीद तो है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं और जब तक वो आंदोलन का रूप नहीं ले लेता, जन आंदोलन के रूप में, परिवर्तितता के समय के रूप में नहीं अपने को ढाल लेता, तब तक वो बहुत मजबूती से समाज में एक नई शक्ति खड़ा करने का पक्षधर या प्रतिबद्धता अपनी शायद नहीं निभा पाएगा। इसलिए इन चीजों पर भी बातें हो रही हैं और वाम के जो सांस्कृतिक संगठन हैं वो अलग भले हों, अलग अलग, लेकिन ऐसा कोई भी अभी शहर मैं नहीं देख रहा हूं, ऐसा कोई भी बड़े कार्यक्रम, ऐसा कोई भी बड़ा बयान जो देश की जरूरत हो, उसमें ये सब मिल करके साझा बयान देते हैं, साझा कार्यक्रम करते हैं। ये सारी बातें तो घटित होती हुई दिख रही। हाँ, लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ जैसे इन संगठनों के ही कुछ लोगों ने इन संगठनों की प्रासंगिकता को लेकर के भी सवाल उठाए, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है और जो दिखने वाली हकीकत है वो कुछ और है। कई बार क्योंकि तमाम सांस्कृतिक संगठनों को एक करने की बात आज से नहीं, पिछले कई दशकों से हो रही है, पिछले 2-3 दशकों से तो हो ही रही है और थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है। बावजूद इसके अभी तक कोई बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन उस तरह से क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? अब इसके पीछे तो वजह कुछ हैं। मसलन अभी देखिए कि फासिज्म को ही समझने में लोगों को अभी कितने कितने तरह के भ्रम और कितने कितने तरह की बातें हैं, लेकिन उस पर बहस लेकिन कायम है और इतना तो स्थापित हो चुका है
कि आने वाले दिनों में एक साथ और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़े बगैर इस राजनीति को जो चल रही है उसे पीछे नहीं धकेला जा सकता। जी जी जी। आप अपने लेखन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके लेखन से उस तरह से परिचित नहीं होते जैसे तमाम लोकप्रिय जो आज के लोग लिख रहे हैं उससे होते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपने मुक्तिबोध पर बहुत काम किया, कबीर पे इतना काम किया, उस बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आज के संदर्भ में अगर हम इन हस्तियों को याद करते हैं तो कौन से ऐसे पहलू हैं जिसको आज सामने लाने की जरूरत है? देखिए, अब मैं तो वैसे रेगुलर लेखक नहीं हूं, इसलिए लोगों को न मुझे जानते हुए मेरे लेखन को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लेखक को अपने समय में अपने समय के सवालों को ध्यान में रखते हुए लिखने की रणनीति बनानी चाहिए। मेरी तो हमेशा प्रैक्टिस यही रही है। जैसे मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार जो अपनी किताब लिखी, जो आज तक भी उसको नकार पाने की स्थिति में लोग नहीं हैं, उन्होंने ये ध्यान में रख करके लिखी कि कामायनी को प्रतिक्रियावादियों के हाथ से बाहर निकालना है, उसकी कमजोरियों पर भी बात करनी है, लेकिन उसकी मजबूती पर भी हम लोगों को बात करनी है, क्योंकि वो केवल ऐतिहासिक गाथा नहीं है, पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि वो नए युग की समस्याओं पर लिखा गया एक ग्रंथ है। और मुक्तिबोध ने इसी सिलसिले से उसकी कमजोरियों पर भी बात की और उसकी खासियत पर भी, और इस दृष्टि से बात की कि इसे प्रतिक्रियावादियों के हाथ का हथियार नहीं बनने देना है। जी जी जी। लेकिन अगर हम बात करें कबीर की, जो आज के दौर में जिस तरह से सांप्रदायिकता की स्थिति है, लोगों में नफरत का भाव जिस तरह से भरा गया है, राजनीतिक तौर पर जो पूरी व्यवस्था उसके लिए काम कर रही है, ऐसे में कबीर कितने प्रासंगिक हैं आज के दौर में? तो देखिए, कबीर इन अर्थों में तो अब भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वो ज्यादा कई चीजों में बहुत समकालीन लगते हैं। मसलन आपसे मैं उनका एक पद का सुनाता हूं, एक दो लाइन। जी 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 जी। कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, जुगन जुगन समझावत हारा कहा न माने को। तो ये समझाने की प्रक्रिया, ये अंतर बताने की प्रक्रिया, ये आंख और अपने अनुभव से समझी गई जानी गई चीजों को करने की प्रक्रिया, और दूसरी तरफ पोथी पत्रा से चलने की प्रक्रिया, जिसको आज बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां तक कि अब तो शिक्षा के सिलेबस में भी ये सारी चीजें डाल दी जा रही हैं बुरी तरीके से। तो ऐसे समय में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कबीर के यहाँ जो पाखंड से लड़ती हैं, जो पाखंड से लड़ने के लिए आपको तैयार करती हैं, और मानव मूल्यों को स्थापित करने, आदमी आदमी को बराबर देखने के लिए तैयार करती हैं, फिरका परस्ती के खिलाफ बोलती हैं। ये सारी चीजें तो आज भी लगते हैं, तो पढ़ते हैं तो लगता है कि कबीर तो समकालीन जैसे कई बार लगने लगते हैं, एकदम पूरा। कुछ और भी चीजें होती हैं जो अपने समय की होती हैं, हर चीज को लेकर के आप आगे चलते भी नहीं, लेकिन जो उसकी समकालीनता के तत्व होते हैं वो लेकर के जीवन आगे बढ़ता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा राम जी भाई आपसे बात करके, क्योंकि अब बिहार चुनाव बिल्कुल अपने आखिरी दौर में है और आने वाले वक्त में वहाँ चीज़ें बदलने की एक उम्मीद जगी है, और 14 नवंबर के बाद शायद कुछ स्थिति बदले और आप सब लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर उससे शायद कोई एक पॉजिटिव संकेत सामने आए। इस उम्मीद के साथ ये बातचीत हम यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राम जी राय साहब। आपको भी इतनी बात करने के लिए धन्यवाद। और